मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। उनमें से एफडी और म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी एक तरीका है, लेकिन इसमें रिस्क होता है और आपको खुद मंथली पैसे जमा करने होते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां आपका ईपीएफओ अकाउंट खुला है, तो खुद से निवेश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहीं रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सुकून भरी हो, इसके लिए आज से ही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हम सभी अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड जुटा लेना चाहते हैं, ताकि हमें उस टाइम पर फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ईपीएफ आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये ना सिर्फ सुरक्षित है यानी सिक्योर है, बल्कि आपको अच्छा रिटर्न भी देता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो। ईपीएफ के जरिए आप भी एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। आप 10,000 रुपए की बेसिक सैलरी से भी अपने लिए एक मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ईपीएफओ से कैसे आप एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं और कैसे ये इन्वेस्टमेंट की गारंटी है। तो वैसे तो मार्केट में कई इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट स्कीम अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी स्कीम ईपीएफओ के प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली सुविधाओं का मुकाबला नहीं कर पाती, क्योंकि ईपीएफओ की ब्याज दरें न केवल अन्य बचत योजनाओं की कंपैरिजन में बेहतर है, बल्कि ईपीएफओ साल दर साल गारंटीड रिटर्न भी देता है, जिससे रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट से लिंक ऐसी कई योजनाएं हैं जो ईपीएफ की कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन उनके साथ कई अनिश्चितताएं भी जुड़ी हैं और वो आपके रिटायरमेंट तक बड़ा फंड जुटा लेने की गारंटी फिलहाल नहीं देती हैं। तो ईपीएफओ स्कीम पर वापस आते हैं और बताते हैं कि ये कैसे खास है। ईपीएफओ स्कीम कर्मचारियों के लिए कैसे काम करती है। ईपीएफओ स्कीम के तहत कंपनी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% काटती है और कंपनी भी इतना ही योगदान देती है। कंपनी के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% कर्मचारी की पेंशन स्कीम में जाता है, जबकि 3.67% कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जाता है। कौन ईपीएफ का लाभ उठा सकता है? तो इसके लिए आपको बता दें कि ईपीएफ का जो बेनिफिट है वो लेने के लिए आपको कुछ पात्रता मानदंडों यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। 20 या इससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले फॉर्मल सेक्टर के संगठनों को ईपीएफओ के साथ रजिस्टर कराना ज़रूरी है। हालांकि 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठन वॉलेंट्री ईपीएफओ में रजिस्टर करा सकते हैं। सभी वेतनभोगी कर्मचारी जो कि सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं ईपीएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। खासतौर से 15,000 रुपये पर मंथ से कम कमाने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ स्कीम के लिए रजिस्टर करना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है, जबकि 15,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले लोग वॉलेंट्री बेसिस पर ईपीएफ स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आप ईपीएफ कब क्लेम कर सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो एक कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर या सर्विस छोड़ते टाइम पर जो उसने जमा किया है ईपीएफ फंड का इस्तेमाल वो कर सकता है, बशर्ते वो आवश्यक मानदंडों को पूरा करता हो, यानी कि जो रूल और रेगुलेशन है, जो कि टर्म्स दिए गए हैं, उनको वो पूरा करता हो। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों यानी जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको ईपीएफ का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, वापस से इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि ईपीएफ में कौन जो है इन्वेस्ट कर सकता है और ईपीएफ होता क्या है, यहाँ से आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं कि 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी से 2 करोड़ रुपए तक का रिटायरमेंट फंड करीब करीब आप कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक कर्मचारी 23 साल का है और उसकी 40,000 रुपये की टोटल सैलरी में से बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है। ईपीएफ की मौजूदा ब्याज दर 8.25% है। कर्मचारी को 60 साल की उम्र तक यानी रिटायरमेंट तक हर साल अपनी सैलरी में 10% की बढ़त की उम्मीद होती है। आप मान के चलिए कि हो सकता है हर साल उसको 10% की मिनिमम बढ़त मिले। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगले 37 सालों में कर्मचारी ईपीएफओ में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हर महीने इस हिसाब से 1,200 रुपये बनता है। कंपनी भी इतना ही योगदान देती है। कंपनी के 1,200 रुपये के योगदान में से 367 रुपये कर्मचारी के ईपीएफ फंड में जोड़े जाएंगे। इस तरह ईपीएफ फंड में टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन 1,567 रुपये का हो जाएगा और ये राशि हर साल 10% अगर हम मान के चले बढ़ेगी। तो इसके अलावा कंपनी के कंट्रीब्यूशन में से 833 रुपये कर्मचारी की पेंशन स्कीम में भी जाएंगे। तो इस ओवरऑल कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, इसको मैं आपको समझाऊं ग्राफिक के तौर पे, तो कर्मचारी की उम्र हुई 23 साल, नौकरी के साल 37 साल मान के चलते हैं, 60 साल की रिटायरमेंट तक। तो कुल मंथली कंट्रीब्यूशन बना 1,200 रुपये प्लस 367 रुपये कंपनी की तरफ से।
जो कि बनता है 1567 रुपए सालाना। अब इसमें वेतन वृद्धि को जोड़ें 10% की, तो अब इस हिसाब से 37 सालों में कुल जमा राशि की हम बात करें तो बनेगी 68,46,018 रुपए। इस राशि पर मिलने वाला कुल ब्याज 1,30,08,857 रुपए बनता है। इस तरह 37 साल के बाद आपका कुल कॉर्पस मेच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो 1,98,54,875 रुपए बन जाएगा, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए। तो इस तरह से अगर आप मिनिमम से मिनिमम 1200, 1500, 1700 रुपए भी मान के चले कि आप ईपीएफ में हर महीने जोड़ रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा करोड़ों में फंड तैयार कर सकते हैं मामूली से इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि आप बड़े ही आराम से अपनी सैलरी में से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कमाई 20,000 हो, 10,000 हो, आपकी कमाई 30,000 हो, आप उसी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और करोड़पति आप बन सकते हैं जब भी आप मैच्योरिटी के टाइम पे अपना फंड निकालेंगे तब। तो इस तरह से बाकी स्कीम्स भी ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ईपीएफओ आपको देता है गारंटीड रिटर्न। आप यहाँ पर बहुत अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा दूसरा ऑप्शन बेहतर है, या आप भी ईपीएफओ को ही बेहतर समझते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक को हमें देना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।